बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा लेसन यूनिट नंबर 9 का। इस लेक्चर में हम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, ऑल इज नॉट लॉस्ट। जिसका मतलब है सब कुछ जाया नहीं हुआ। यानी सब कुछ खोया नहीं, ऑल इज नॉट लॉस्ट। जैसा कि गुज़श्ता लेक्चर्स में हम बेटा पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले उस टॉपिक की, उस चैप्टर की चंद बुनियादी बातों को पढ़ना, उनको समझना और उनके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद जब हम उस चैप्टर की ट्रांसलेशन तक पहुंचते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि बुनियादी बातों के पढ़े बगैर चैप्टर का पढ़ना फजूल है। बहरहाल आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले ऑल इज नॉट लॉस्ट की लर्निंग आउटकम्स के हवाले से पढ़ेंगे कि हासिलाते ताल्लुम क्या है। लर्निंग आउटकम से मुराद कि एक तालिब इल्म एक सबक को पढ़ने के बाद किस किस चीज के काबिल हो जाएगा। अगर तो वो तालिब इल्म उस चैप्टर के पढ़ने के बाद उन तमाम खुसूसियात का हामिल नहीं होता, उन तमाम उलूम के बारे में जानकारी हासिल नहीं करता, तो उस चैप्टर के पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं। तो फायदा कब है? जब आप उस चैप्टर की तमाम बातों को समझेंगे। तो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद, इस यूनिट के पढ़ने के बाद तलबा किस काबिल हो जाएंगे? बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल क्या स्कैन द टेक्स्ट टू लुक फॉर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। इससे मुराद क्या है? ये नहीं कि आपने एक स्कैनर पे इसको स्कैन करना है। इससे मुराद है कि तालिब इल्म ने इस चैप्टर को पूरे को ध्यान से पढ़ना है, उसको देखना है और जो उसमें मीनिंग्स हैं उन पर गौर करना है, उनको समझना है कि कौन से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो इस
चैप्टर के मुश्किल अल्फाज थे और उनको उसने समझ लिया। दूसरी चीज बेटा, एक बात ये समझना बहुत जरूरी है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वर्डिंग होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, एक उर्दू है जो हम बोलते हैं, एक उर्दू है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं। तो जो हमारी बुकिश उर्दू है, किताबी जो वर्डिंग है वो कुछ डिफरेंट होती है, जो हमारी आम रूटीन की वर्डिंग है वो कुछ डिफरेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम आम रूटीन में जो अल्फाज बोल रहे होते हैं वो बुक से काफी डिफरेंट होते हैं, और बुक को पढ़ते हुए जो बुक के अल्फाज हैं उनके मानी, उनके मतलब, उनको समझना हमारे लिए जरूरी होता है। इसी तरह इंग्लिश में भी हम एक कॉमन लाइफ में वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एक वर्डिंग जो बुक में होती है। दूसरी एक और बात, अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारी वर्डिंग कुछ और होगी। अगर यही लिखी इंग्लिश ही होती है, लेकिन अगर हम बायोलॉजी या कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं तो वहां पे उन्हीं अल्फाज का मतलब कुछ और होता है। इसी तरह अगर हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो उसमें उन्हीं अल्फाज का मतलब कुछ और होता है। तो जैसा चैप्टर होगा, जैसा यूनिट होगा, वो जिस सब्जेक्ट से रिलेट होगा उसके मानी भी उसी सब्जेक्ट से मुतल्लिका ही हमें जानना जरूरी है। जैसे अभी हमने नाम पढ़ा है, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ खोया नहीं या सब कुछ जाया नहीं हुआ। इसको जानना हमारे लिए कैसे जरूरी है? अभी हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमें इसमें पता चलेगा कि कैसे सब कुछ जाया नहीं हुआ। दूसरी बात उसने कही है, गिव अ पर्सनल ओपिनियन या व्यू पॉइंट, और ये इंसानी सोच है कि जब भी इंसान किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करता है, जब भी इंसान किसी चीज के बारे में उलूम हासिल करता है, तो बेटा उसके बारे में वो अपना एक कॉन्सेप्ट रखता है, अपनी राय का इजहार करना चाहता है। अक्सर चीजें हमने दुनिया में देखी हैं कि उस चीज के हवाले से एक शख्स जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, जबकि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू उससे अगेंस्ट होता है। तो इससे मुराद क्या है कि जितने भी आप तलबा बैठे हैं, आप तमाम तलबा के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है। हर एक की सोच अलग है, हर एक का विजन अलग है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है कि ये बात कैसे कही गई है और इस बात को समझना किस तरह हमारे लिए जरूरी है। तीसरी चीज उसने जो कही, उसने कहा है स्टेट एन ओपिनियन ऑन द टॉपिक कीपिंग इन माइंड। अब जहन में इस टॉपिक को रखते हुए आप अपने जो सोच है, जो आपके ख्यालात हैं, जो आपके तसव्वुरात हैं, उसके मुताबिक राय दें। ऑर्गेनाइज आइडिया एंड आर्गुमेंट्स इन अ क्लियर, स्ट्रक्चरल एंड लॉजिकल मैनर। अब देखें, ऑर्गेनाइज आइडियाज, अब ख्यालात, तसव्वुरात, आइडियाज जो है उनको तरतीब दिया जाता है। अब कोई भी काम है बेटा, आप जब उसे करने लगते हैं तो उसके बारे में आप एक प्लान करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और अगर आप उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उस काम के करने में आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, आप किसी मुश्किल का सामना नहीं करते। लेकिन अगर आप उसको तरतीब नहीं देते, आप गैर मुनज़्ज़म अंदाज से उस काम को करना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए वही काम कुछ वक्त के बाद कई मुश्किलात पैदा करेगा और उन मुश्किलात को हल करना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो आपका वो काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, कोई भी टॉपिक हमारे सामने आया है उसके बारे में हम अपने आइडियाज को अरेंज करें। जब हमारे आइडियाज जो है उनको हम अरेंज कर चुके होंगे और उनको ऑर्गेनाइज कर चुके होंगे,
तो हमारे लिए उस टॉपिक को समझना और आसान हो जाता है। उसके बाद उसने कहा है प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन वंस पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली थ्रू द शॉर्ट रोल प्ले। अब उसने प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि सबके सामने आप जाहिर करें और उसकी वजाहत करें कि इसमें आप कैसे कैसे किरदार अदा कर सकते हैं, या इस टॉपिक में जो उस वक्त रोल मॉडल है उसने क्या रोल प्ले किया है। सब्स्टिट्यूट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। और आपको बेटा कई बार बताया जा चुका है कि जो सिनोनिम्स होते हैं खास तौर पर इनको उर्दू में हम कहते हैं मुतरादिफ। क्या कहते हैं? मुतरादिफ, यानी हम मानी। और हम माना अल्फाज यानी इंग्लिश में हम उनके इंग्लिश मीनिंग ही जो देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिनोनिम्स। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? एंटोनिम्स, यानी जिसे हम कहते हैं मुतजाद। क्या कहते हैं? मुतजाद। तो मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज जो हैं, मुतरादिफ का मतलब क्या है? हम मानी। और मुतजाद अल्फाज का मतलब क्या होता है? कि जिनमें उल्ट मानी होते हैं, जिन्हें हम ऑपोजिट्स कहते हैं। अगली चीज जी, ऑर्गेनाइज द रूल्स ऑफ एंड चेंज द नरेशन ऑफ स्टेटमेंट। अब नरेशन जो है वो कहां से निकला है? देखिए बेटा, वर्ड जो नरेशन है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बात, कहानी, रवायत या जुमला। अब इसी से निकला है नरेट, जिसका मतलब क्या होता है? बात कहना, कहानी सुनाना, रवायत करना। ये क्या है? ये एक नाउन है। नरेशन क्या है? एक नाउन है। जबकि नरेट इससे क्या निकला है? ये क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब। और इसी से अगर तीसरा वर्ड हम देखेंगे तो अक्सर हम सुनते हैं नैरेटर। क्या सुनते हैं? नैरेटर। तो उसका मतलब क्या होता है? बात करने वाला या बात कहने वाला। तो नरेशंस के बारे में, यानी जो जुमला है, जो स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, उसको हम अगर चेंज करना चाहें तो किस अंदाज से चेंज कर सकते हैं। उसमें कई जो है वो सेंटेंस हमारे लिए, कई जुमले जो हैं वो हमारे लिए ऑर्डर्स की सूरत में होंगे, कई हमारे रिक्वेस्ट की सूरत में होंगे, कई जो है उनको हम जो है वो क्वेश्चंस की सूरत में कर रहे होंगे। यानी हम हर जुमले पर गौर करेंगे, क्या वो जुमला कौन सी टाइप से ताल्लुक रखता है। और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेक्चर में भी और उसके अलावा आपके क्लास के लेक्चर्स में भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कई बार पढ़ाए जा चुके हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की, जिनके मुख्तलिफ नाम हमने पढ़े हैं। कौन कौन से सिंपल सेंटेंसेस हैं? असेर्टिव सेंटेंस उनको कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस उन्हीं को कहते हैं, इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस भी उन्हीं सेंटेंसेस में आते हैं। उसके बाद हमने बात की इंट्रोगेटिव, जिसे इंटेरोगेटिव भी कहा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, और वो आपको कैसे बताया जाता है? कुछ ऐसे होते हैं जो आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके एंड पे क्वेश्चन मार्क तक खत्म कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको आप WH यानी व्हाट, वेयर, व्हाई उनसे शुरू करते हैं। उनकी नरेशन को चेंज करने का तरीका कुछ और है। इस तरह बेटा आपके सिंपल सेंटेंसेस के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, जिन सेंटेंसेस की हमने मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में पढ़ा कि उनमें ऑर्डर होता है, उनमें रिक्वेस्ट होती है, उनमें फॉरबिड होता है, उनमें सजेस्ट होता है, उनमें प्रोपोज होता है। यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे 5 से 6 किस्म के होते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जो हम अक्सर बात करते हैं, 3 तरह के होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम खुशी का इजहार करते हैं,
कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम गम का इजहार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम हैरानगी का इजहार करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उनको सेंटेंसेस को बेटा सडन फीलिंग्स भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात आप बैठे बैठे आपको एक खबर मिली और खुशी की खबर मिलते ही आपने एक अलग सा एक्सप्रेशन शो किया, ठीक है, या गम की खबर मिलते ही आपके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। इसी तरह आप कोई हैरान कुन बात होती है तो उसके बारे में आप अपना एक रिस्पॉन्स, एक चेहरे के तासुरात हो कैसे, ऐसे जो है वो आप अपने एक्सप्रेशंस को बदलते हैं। लिहाजा हम इस चैप्टर में मुख्तलिफ सेंटेंसेस, मुख्तलिफ नरेशंस पर भी गौर करेंगे और तलबा को भी इस काबिल हो जाना चाहिए कि जैसे देखें अभी हम इसकी लर्निंग आउटकम्स पढ़ रहे हैं तो हमने काफी बातों के बारे में डिस्कस कर लिया कि वो बातें क्या हैं। जैसे हमने किसी चीज के बारे में आइडिया ऑर्गेनाइज करने के बारे में बात की, किसी चीज के बारे में हमने सिनोनिम्स के हवाले से बात की, अभी हम नरेशंस के हवाले से बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमने वर्ड मीनिंग जो है वो बुक के जो है उनके बारे में बात की। तो चैप्टर जब आप पूरा पढ़ लेंगे, इस यूनिट को मुकम्मल कर लेंगे, तो आपको इन तमाम चीजों की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स और मुख्तलिफ जगहों पर एक्सप्लेनेशन वाज़ेह हो जाएगी। तो अगर आप इस चैप्टर के पढ़ लेने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आपने ये चैप्टर कितना पढ़ा है और उसमें किन बातों को समझा है, तो आपके चैप्टर पढ़ने का फायदा है। वरना इस चैप्टर के पढ़ने का कोई फायदा नहीं कि एक रीडिंग कर ली है, आपको ना उसमें वर्ड मीनिंग आते हैं, ना उसमें आपको जो है पता है कौन सी नरेशन इस्तेमाल हुई है, ना आपने उसके आइडियाज ऑर्गेनाइज किए हैं, तो चैप्टर की रीडिंग करने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए बेटा आपने बड़े ध्यान से जब हम चैप्टर की ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे तो बड़ा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा हिस्सा शुरू हो जाता है जी प्री रीडिंग। प्री रीडिंग से मुराद क्या है? प्री का मतलब होता है से पहले, यानी रीडिंग करने से पहले, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको कई बार दी। आप 9th क्लास में आने से पहले मुख्तलिफ स्कूल्स में प्री 9th क्लास शुरू हो जाती है, मतलब 9th में आने से पहले आपको 9th का कुछ हिस्सा जो है वो इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ाया जाता है। इसी तरह फर्स्ट ईयर में आप जाते हैं तो उससे पहले कॉलेज की क्लासेस शुरू होने से पहले प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों में शुरू हो जाती हैं। इसी तरह आप फर्स्ट ईयर में इंटरमीडिएट में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे आपके मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से, यानी अगर आप मैथ को पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा प्री इंजीनियरिंग। और अगर आप बायोलॉजी के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको कहा जाएगा प्री मेडिकल, यानी अगर आप तिब के शोबे में मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उससे पहले जो आपको एजुकेशन दी जा रही है वो ये है। आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो उससे पहले जो आपको एजुकेशन दी जा रही है वो ये है। तो इसलिए प्री रीडिंग यानी रीडिंग करने से पहले क्या आपको कुछ पता भी है या नहीं। हमारे इस चैप्टर में विच आइडिया कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट द पिक्चर एंड टाइटल ऑफ द स्टोरी। अब देखिए टाइटल हमने पढ़ा ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ खोया नहीं, सब कुछ जाया नहीं हुआ। और यहां पे पिक्चर हमें कौन सी दी गई है, ये देखें। एक नर्स जो है वो नर्सिंग कर रही है, वो मरीजों की देखभाल कर रही है। अब पिक्चर और इस टॉपिक को दोनों को हम सामने रखते हुए अपने जहन में क्या माइंड मैप बनाते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ लोग जो होते हैं मुख्तलिफ चीजों के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ रखते हैं। अब टॉपिक और तस्वीर में बहुत सी चीजें डिफरेंट है। अब सब कुछ जाया क्यों नहीं हुआ, ये हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि सब कुछ कैसे जाया नहीं हुआ। और तस्वीर में क्या दिखाया गया है कि एक नर्स जो है वो नर्सिंग कर रही है। तो नर्स का काम क्या होता है?
अक्सर हम अपने मुआशरे में देखते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम गौर कर रहे होते हैं कि नर्स क्या कर रही होती है, वो मरीजों की, पेशेंट्स की नर्सिंग कर रही होती है। और उस नर्सिंग से उसका जो माइंड है वो किस बात पर सेट होता है कि इन मरीजों को सेहतयाब करना, इन मरीजों की मुकम्मल देखभाल करना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। हाँ, जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, उनमें से कई जो हैं वो अल्लाह को प्यारे भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है जो सेहतियाब होते हैं उनके लिए जो नर्स है उसका रोल बहुत अहमियत का हामिल होता है। वो उनको मुकम्मल देखभाल करती है, उनकी केयर करती है, उन चीजों पर गौर करती है कि जो चीजें उनके लिए फायदामंद हैं, जो उनके लिए फायदामंद नहीं है उनकी तरफ तवज्जो देती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इज द रोल ऑफ नर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। एक नर्स का एक पेशेंट की ट्रीटमेंट में कितना किरदार है। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने तो मेरे ख्याल से कि द रोल ऑफ नर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट। एक नर्स का जो किरदार है बड़ी अहमियत का हामिल होता है। क्यों? क्योंकि नर्सिंग करने के दौरान सबसे पहले आपका बिहेवियर इंपॉर्टेंट। अगर आप पेशेंट को अपने बिहेवियर से कई चीजों पर आमादा कर लेते हैं कि आपने फलां चीज खानी है, फलां नहीं खानी, आपने फलां मेडिसिन इस टाइम पे लेनी है, फलां काम को यूं करना है, तो मरीज मेंटली तौर पर आपकी नर्सिंग से मुतमईन हो जाए तो वो मरीज बहुत जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाता है। उसकी नेचुरल रिकवरी जो है वो बहुत तेजी से हो रही होती है। लेकिन अगर मरीज आपकी नर्सिंग से मुतमईन नहीं होता तो मरीज अपने आप को वक्तन फवक्तन जो है वो और बीमारियों में मुब्तला कर लेता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि एक नर्सिंग का जो किरदार है वो एक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। यहां भी ये वर्ड हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। वर्ड क्या है? ट्रांसलेशन। ये जो ट्रांस है ये आप बेटा जिंदगी में कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसके अलावा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। ये एक चीज को बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह बदलना, ट्रांसलेट एक जुबान से दूसरी जुबान में बदलना, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करने लगे? ट्रांसलेशन, यानी इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे जो इसमें इंग्लिश में बयान किया गया है और उसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर का जो हिस्सा है वो यही है कि इस इंग्लिश के पैराग्राफ्स को आप उर्दू में ट्रांसलेट करें। और पेपर में भी आपको 8 नंबर का यही आता है कि 4-4 नंबर के 2 पैराग्राफ आपने ट्रांसलेट करने होते हैं, और उनको ट्रांसलेट करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप मार्क्स हासिल कर सकें। बहरहाल आइए देखते हैं इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमें ट्रांसलेशन में कौन कौन सी बातें उसमें कही गई हैं। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन। इट की वॉज था, द बिगिनिंग आगाज ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पेशे का, एज अ नर्स, एक नर्स की हैसियत से। बेटा आपने अपना पेज नंबर 94 निकाल लिया, बुक निकालें, उसमें गौर करें कि पहली लाइन में उसने क्या कहा है हमें कि मेरा एक नर्स की हैसियत से प्रोफेशन में अभी आगाज था, इब्तदाई दिन थे। और ये इंसानी फितरत है, इंसान कोई भी काम जब आगाज में करता है तो बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत पुरजोश होता है, उस काम को बड़े जान से करता है।
लेकिन वक्तन फवक्तन जब हम ढीले पड़ जाते हैं तो वही काम जो है वो हमारे लिए मुश्किल होना शुरू हो जाता है। तो यही बात वो क्या कह रही है, इट वॉज द बिगनिंग, ये आगाज था, ये इब्तिदा थी, ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पेशे की, एज अ नर्स, एक नर्स की हैसियत से। आई वर्क, मैंने काम किया, आई वर्क, मैंने काम किया, इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव इंतहाई, केयर एहतियात या निगहदाश्त यूनिट, यूनिट में, मैंने इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में काम किया। जिसे आप अगर हॉस्पिटल में जाएं तो बेटा आपको पता चलेगा कि आप पूछते हैं हमने आईसीयू में जाना है, किसमें जाना है, आईसीयू, और ये एब्रिविएशन किसका है, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो 3 हरूफ का एक जो मुखफ़फ़ है, जो एब्रिविएशन है आईसीयू, इसका मतलब क्या होता है, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट। तो इंतहाई निगहदाश्त यूनिट जो है उसमें मैंने काम किया। ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, न्यूरॉन्स किसको कहते हैं, आसाब को, न्यूरॉन्स किसको कहते हैं, आसाब, यानी अस्बी निजाम की वार्ड में मैंने इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में काम किया। एज अ यंग प्रोफेशनल, एज की तरह, अ यंग एक नौजवान, प्रोफेशनल पेशावर, एक नौजवान प्रोफेशनल की हैसियत से। अब देखिए यहां पे वो एक इशारा दे रही है, एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से, आई विश्ड, मैंने ख्वाहिश की, किस चीज की ख्वाहिश की, टू सेव द वर्ल्ड। और मैंने शुरू में बात क्या कही कि जब भी कोई शख्स किसी भी प्रोफेशन में आगाज करता है, उस प्रोफेशन को स्टार्ट करता है, तो वो बहुत एक्साइटेड होता है और वो यही समझता है कि ये काम मुझे इतनी जान से करना चाहिए जितनी जान से मैं लोगों को उसकी अफादियत से मुस्तफीद कर सकूं। बहरहाल उसी तरह अगर तो वो अपने इस काम को कंटिन्यू रखता है तो इस काम को कंटिन्यू करने के बाद वो लोगों को अगर मुस्तफीद करता जाता है और अपनी उस मेहनत में, अपनी उस लगन में कोई कमी नहीं आने देता, तो वो काम उसी रफ्तार से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही अगर वो अपने आप को उस एक्साइटमेंट से, उस पुरजोश अंदाज से पीछे हटाता है, अपनी मेहनत में कोई कमी करता है, तो वो काम जो है वो भी स्लो हो जाता है। तो हर काम जो है वो मेहनत मांगता है। इसी तरह उसने भी क्या किया कि मैंने दुनिया को महफूज करने की कोशिश की, ख्वाहिश की। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बड़ी पुरजोश थी। टू सी, देखने में, पेशेंट्स, मरीजों को, यानी वो बड़ी एक्साइटेड थी, दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी से मरीजों को क्या करती थी, उनको देखने में बड़ी पुरजोश थी। मेकिंग क्विक रिकवरी, बनाने में, क्विक तेजी से, रिकवरी सेहतमंद, मरीजों को तेजी से सेहतमंद बनाने में। फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट, अब डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जानलेवा। ऐसे कुछ हादसात होते हैं जिनमें इंसान की जान भी जा सकती है। ऐसे कुछ हादसात होते हैं जिनमें इंसान को ऐसी चोटें लग जाती हैं जिन चोटों में उसकी मौत वाक़या होने का खदशा हो। तो वो क्या कहती है, आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश थी, किस काम में, मेकिंग क्विक रिकवरी, अच्छे अंदाज से सेहतियाब बनाने में। फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट, जानलेवा हादसात से। ये ताहम
आई वॉज पेन्ड। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। मुझे दुख होता था, मुझे अफसोस होता था, मुझे दर्द होता था। टू नर्स, अब नर्स का मतलब अगर हम दो तरीकों से, एक नर्स का मतलब होता है अगर नाउन के तौर पर आप इस्तेमाल करें तो वो नर्स जो देखभाल करती है, लेकिन अगर एज ए वर्ब इस्तेमाल हो बेटा तो नर्स का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। जहां पे नर्स का मतलब जो है वो वर्ब की सूरत में आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? देखभाल करना। आई वॉज पेन, मुझे दुख होता था, दर्द होता था। टू नर्स, देखभाल करते हुए। दोज, उन लोगों की। हु वर स्ट्रक, जो टकरा जाते, जो ठोकरें खा चुके होते। विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और असबी निजाम उनका खराब हो जाता, तबाह हो जाता। लिहाजा मुझे उन लोगों की देखभाल करते हुए दुख होता था जो असबी निजाम की चोटें बर्दाश्त कर रहे होते थे। और बेटा ये बात बहुत अहम भी है कि आसाब इंसान के जब काम करना छोड़ते हैं तो इंसान नीम मुर्दा हालत में चला जाता है, उसके आसाब बिल्कुल काम नहीं कर रहे। तो वो क्या कहती है कि जब इंसान को चोट लगती है तो उसके आसाब काम करना छोड़ देते हैं। तो यहां भी वो हमें क्या समझा रही है कि मुझे उन लोगों की देखभाल करते हुए बहुत दुख होता था जो असबी निजाम की चोटें बर्दाश्त करते थे। तो फिर से पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन सुन लें। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स, एक नर्स की हैसियत से मेरे पेशे का आगाज था। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, मैंने इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में काम किया। ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, असबी निजाम की वार्ड में या दिमाग की वार्ड में। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से। आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मैंने दुनिया को महफूज करने की, दुनिया को बचाने की ख्वाहिश की। आई वॉज एक्साइटेड टू सी पेशेंट्स, मैं मरीजों को देखने में बड़ी पुरजोश थी। मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट, जानलेवा हादसा से सेहतियाब बनाते हुए। येट ताहम, आई वॉज पेन, मुझे दुख होता था। टू नर्स दोज हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उन लोगों की देखभाल करते हुए जो असबी निजाम का नुकसान बर्दाश्त कर रहे होते थे। पैराग्राफ नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो बात समझने वाली कि हमारा ये जो टॉपिक लिखा है मैंने, पैराग्राफ क्वेश्चंस। अब देखिए एक पैराग्राफ बेटा हमने पढ़ा, उसके साथ ही उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया जिसे हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ क्वेश्चन। व्हाट इज एन आईसीयू इन अ हॉस्पिटल? तो मैंने देखिए यहां पे आपको बताया था कि आईसीयू एक हॉस्पिटल में क्या है? आईसीयू इंतहाई निगहदाश्त यूनिट जो है, जहां पे मरीजों को बहुत ज्यादा मुहतात अंदाज से चेक किया जाता है, उन पर मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी लगी होती है। अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो किसी भी हॉस्पिटल के आईसीयू में जाने का, तो वहां पे एक मरीज के लिए एक कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होता। उसके लिए पूरा एक वेंटिलेटर, उसके लिए उसका हर वक्त जो है उसका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा होता है, उसके दिल की धड़कन चेक हो रही होती है, उसके खून की सर्कुलेशन चेक हो रही होती है, उसकी शुगर चेक हो रही, यानी एक मरीज जो है उसके जिस्म के तमाम टेस्ट जो है हर सेकंड में हो रहे होते हैं। तो उस यूनिट में मरीज को इंतहाई सीरियस हालत में लेके जाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? आईसीयू। क्या कहा जाता है? तो हम क्या कहेंगे? आईसीयू is a very important unit in a hospital for the treatment of the
पेशेंट्स। आईसीयू एक हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल करने के लिए इंतहाई अहम यूनिट है। अब ये मुख्तलिफ जो वार्ड्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उसके आईसीयू जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग खड़े होते हुए, एट द बेड साइड, बिस्तर के एक तरफ। वन डे, एक दिन। उसके बाद देखिए बेटा कॉमा है, उसने बात जैसे बात करने का अंदाज है। एक दिन बिस्तर के एक तरफ खड़े होते हुए, ऑफ अ यंग, एक नौजवान बस एक्सीडेंट विक्टिम, बस हादसे की मरीजा के। आई वॉन्डर्ड, मैं हैरान थी। अब वो क्या कहती है कि एक बस हादसे की मरीजा के बिस्तर के एक तरफ खड़े होते हुए मैं हैरान थी। क्या हैरान थी? उसकी सूरत हाल को देखकर, उसकी कंडीशन को देखकर। इफ शी कुड मेक, क्या ये बना सकेगी द सेम रिकवरी, एंड उसी तरह की सेहतयाबी, एज अदर्स, दूसरों की तरह। अब जब मैंने मरीजा की तरफ देखा तो मैंने कहा क्या ये भी दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी? खुद से अपने ही अंदर उसने सवाल किया, क्योंकि मरीजा की हालत ये थी कि उसको इंतहाई चोटें लग चुकी थी, उसका असबी निजाम डिसऑर्डर हो चुका था, वो ना सुनती थी ना हरकत करती थी, बिल्कुल मुर्दा हालत की तरह वो बेड पर लेटी थी। हीरा, अब उस मरीजा का नाम क्या था? हीरा। हैड रिसीव्ड, हासिल कर चुकी थी, उसे लग चुकी थी, सीवर हेड, शदीद सर की चोटें, एंड स्पाइनल इंजरीज, और हराम मग्ज। हराम मग्ज क्या है कि ये हमारे दिमाग के साथ पूरे जिस्म को रिलेट करता है, उसे हम कहते हैं स्पाइनल। इसीलिए ये किससे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स आपने पढ़े होंगे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो स्पाइनल इंजरीज, वो हराम मग्ज की चोटें हासिल कर चुकी थी। As she was hit, जैसे ही वो टकराई, by a speeding bus, एक तेजी से आती हुई बस के साथ, while crossing the busy street, जब वो एक मसरूफ सड़क को पार कर रही थी, तब वो किससे टकराई? तेजी से आती हुई बस के साथ टकराई, और उसे कौन कौन सी शदीद सर की चोटें लगी, हराम मग्ज की चोटें लगी, और भी जिस्म में कई किस्म की उसको चोटें लग चुकी थी। I took her life less arms. अब ये जो नर्स है उसने क्या किया? उसने कहा I took her life less arms. मैंने उसके तकरीबन मुर्दा, अब लाइफलेस का मतलब होता है मुर्दा, लेकिन अब इस वक्त वो क्या है? वो नीम मुर्दा हालत में, यानी उसमें खून की सर्कुलेशन तो थी लेकिन वो हरकत नहीं कर सकती थी। मैंने उसके मुर्दा बाजुओं को अपने हाथों में लिया, एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू डू, करने की, सेवरल एक्सरसाइजेस, मुख्तलिफ किस्म की मशकें, उसकी एक्सरसाइज, वर्जिशें करने की कोशिश की, ऑन हर, उस पर, बट इन वेन, लेकिन बेसूद, बेफायदा। मैंने उसके मुर्दा बाजुओं को अपने हाथों में लिया, उस पर एक्सरसाइज की, उस पर कोशिश की, लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई भी मुझे रिकवरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। आल्सो भी, आई मेड हर यंगर सिस्टर, मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया, कम एंड टॉक टू हर, आइए और इससे बात कीजिए, थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, द वॉइस ऑफ नियर एंड डियर, कि किसी करीबी और प्यारे की आवाज, माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन, माइट हो सकता है, एक्टिवेट मुतहर्रिक कर दे, द नियरली तकरीबन, डेड न्यूरॉन्स मुर्दा आसाब को। ये सोचते हुए मैंने उसकी बहन को बुलाया कि आइए इससे बात कीजिए कि एक करीबी और प्यारे की आवाज हो सकता है इसके मुर्दा आसाब को हरकत में ले आए, इसके मुर्दा आसाब को वो तहरीक दे दे। और बेटा अक्सर यह होता है कि अगर कोई शख्स इंतहाई बीमार हो और उसकी बीमारी की हालत में
उसको कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात जो उसकी जिंदगी में बहुत अहम है वो उसकी खैरियत दरियाफ्त करने आ जाएं तो वो अपने आप को आधे से ज्यादा सेहतियाब महसूस करने लग जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि उसको वो अपनाइयत, वो तमाम चीजें महसूस हो रही होती हैं। लिहाजा यहां भी नर्स ने ये सोचते हुए उसके मुर्दा आसाब की तहरीक लाने के लिए उसने क्या किया, उसकी बहन को कहा कि आइए और इससे बात कीजिए। शी कुड नॉट सी, कुड सी वो देख सकती थी बट नॉट टॉक, बात नहीं कर सकती थी। अब देखिए हीरा जो है वो बिस्तर पर ऐसे लेटी थी कि उसकी आंखें तो खुली थी लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, उसके आसाब काम ही नहीं करते थे, पूरा उसका जिस्म ऐसे जैसे डेड बॉडी होती है। शी कुड सी वो देख सकती थी बट नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आइज उसकी आंखें शोड जाहिर करती थी अ सर्टन हेल्पलेसनेस, एक यकीनी मायूसी। उसकी आंखें मायूसी जाहिर करती थी, यानी ये जाहिर करती थी कि बस इसके मेरे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। आई कुड रीड, मैं पढ़ सकती थी। हर माइंड, उसके ज़हन को, थ्रू हर आइज, मैं उसकी आंखों के जरिए उसके ज़हन को पढ़ सकती थी। परहैप्स, शायद, शी वांटेड टू से, वो कहना चाहती थी प्लीज हेल्प मी, यानी उसकी आंखें एक इल्तिजा जाहिर कर रही थी और वो क्या कहती है कि मैं उसकी आंखों के जरिए ये बात पढ़ती जा रही थी कि शायद वो मुझसे यही कह रही है मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। तो देखें बेटा पैराग्राफ नंबर 2 को आप दोबारा से एक दफा ट्रांसलेशन सुन लें। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम, एक नौजवान बस हादसे की मरीजा के बिस्तर के एक तरफ खड़े होते हुए, आई वॉन्डर्ड, मैं हैरान थी, इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी एज द अदर, कि क्या ये भी दूसरों की तरह सेहतियाब हो सकेगी। हीरा हैड रिसीव्ड सीवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हीरा ने बहुत सी सर की शदीद चोटें और हराम मगज की चोटें हासिल की थी। एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस वाइल क्रॉसिंग बिजी रोड, जैसे ही उसने तेजी से आती हुई बस के साथ टकराई एक मसरूफ सड़क को पार करते हुए, आई टूक हर लाइफलेस आर्म्स, मैंने उसके नीम मुर्दा बाजुओं को अपने हाथों में लिया, एंड ट्राइड टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर, और उस पर कई किस्म की वर्जिशें करने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन सब कुछ था। आल्सो भी आई मेड हर यंगर सिस्टर कम एंड टॉक टू हर, मैंने उसकी बहन को बुलाया, आइए और इससे बात कीजिए, थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, द वॉइस ऑफ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, कि हो सकता है इन नीम मुर्दा आसाब को एक करीबी और प्यारे की आवाज मुतहर्रिक कर दे। शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आइज शोड अ सर्टेन हेल्पलेस, उसकी आंखें यकीनी मायूसी जाहिर करती थी। आई कुड रीड हर माइंड, मैं उसके जहन को पढ़ सकती थी थ्रू हर आइज, उसकी आंखों के जरिए। शी वांटेड टू से, वो कहना चाहती थी प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। देखिए बेटा इस पैराग्राफ में भी उसने हमें एक पैराग्राफ क्वेश्चन कहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट डज द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स, किस हद तक एक मरीज जो है उसकी सेहतयाबी एक डॉक्टर और नर्स पर इन्हिसार करती है। तो मैंने शुरू में ये बेटा चैप्टर में आपको बता दिया कि जब एक नर्स और एक डॉक्टर जो है वो अपनी पूरी अटेंशन एक मरीज को देते हैं तो वो मरीज रिकवरी की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। उसकी नेचुरल रिकवरी का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाता है क्योंकि उसको मुकम्मल अटेंशन मिल रही होती है और वो मरीज भी उनकी हदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहा होता है। लेकिन जब डॉक्टर और नर्स उसको पूरी अटेंशन नहीं देंगे तो उस सूरत में
मरीज अपने आप को डिसहार्ट कर लेगा और मरीज अपनी उन तमाम चीजों से इनहराफ कर चुका होगा जिन चीजों को वो अपने लिए बेहतर समझ रहा हो। पैराग्राफ नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। अ फेलो नर्स, एक साथी नर्स, केम आई नियर मेरे करीब एंड आस्क्ड और पूछा। एक साथी नर्स यानी उसकी जो फेलो थी उनमें से एक नर्स मेरे पास आई और उसने कहा रहीला। अब नर्स का नाम हमें बेटा पता चल गया क्या है, रहीला। रहीला व्हाट आर यू डूइंग। और साथी नर्स आई, उसने कहा भाई रहीला क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, क्या हारी हुई जंग लड़ने लग गई। भाई इस मरीज के बारे में हमारे पास इतनी उम्मीद नहीं है, तुम क्या करने लगी हो इस पे। उसने क्या कहा, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, क्या हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड, मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ। एट फर्स्ट, पहले तो टू हियर, सुनकर, अ कोलीग, एक साथी के, मेकिंग अ होपलेस कमेंट। होपलेस कहते हैं मायूस कुन, कमेंट्स अल्फाज। मुझे एक साथी यानी दूसरी नर्स के मायूस कुन अल्फाज सुनकर पहले तो अफसोस हुआ, देन फिर आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। पहले तो मुझे साथी के मायूस कुन अल्फाज सुनकर अफसोस हुआ, फिर मैंने उसे जवाब दिया। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूं, टू मेक हर ब्रेन, मैं उसके दिमाग को बनाने की, बेहतर करने की कोशिश कर रही हूं, प्रोसेस अमल में लाने की कोशिश कर रही हूं। हर सिस्टर्स वॉइस, किसके जरिए, उसकी बहन की आवाज के जरिए। मैं उसके जहन को उसकी बहन की करीबी और प्यारे की आवाज के जरिए मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रही हूं। आल्सो भी, आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी बेहतरीन कोशिश कर रही हूं, टू एंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, दैट के हर आर्म्स, उसके बाजू, एंड लेग्स, और उसकी टांगे, गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, मुकम्मल वर्जिशें हासिल करें। मैं ये भी कोशिश कर रही हूं कि उसके बाजू और उसकी टांगे हैं वो मुकम्मल तौर पर वो तमाम एक्सरसाइजेज, वो तमाम वर्जिशें हासिल करें जिससे उनमें तहरीक पैदा हो, जिसमें उनकी ब्लड सर्कुलेशन मुकम्मल हो, जिसमें उनमें जो है वो उसके आसाब काम करना शुरू कर दे। दिस माइट, ये हो सकता है, हेल्प पर, उसकी मदद करे, टू वॉक, चलने में, लाइक अ नॉर्मल पर्सन। अब अगर उसके आसाब हरकत में आ जाते हैं, उसकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाती है, उसके बाजू और टांगे जो हैं वो मुतहर्रिक हो जाती हैं, तो मैं ये सोच रही हूं कि अगर मैं ये एक्सरसाइजेस करूंगी तो हो सकता है वो भी एक आम आदमी की तरह चलने में उसकी मदद करें। कौन, उसकी टांगे। मीनवाइल, अब अभी ये उस नर्स और उसकी फेलो जो है उनके दरमियान आपस में डिस्कशन चल रही थी, ये बातचीत हो रही थी। मीनवाइल, एंड उसी लम्हे, अ सीनियर डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, जो जिम्मेदारी पर थे। अब मेल डॉक्टर जो उस वक्त राउंड पे होते हैं, एक सीनियर डॉक्टर जो उस वक्त जिम्मेदारी पर थे, वॉकड इन, चलते हुए अंदर आए। एक सीनियर डॉक्टर जो उस वक्त जिम्मेदारी पर थे वो चलते हुए उसी रूम में आ गए। ही गेव मी, उसने मुझे दी, एन आयरॉनिक स्माइल, एक तंजिया सी मुस्कुराहट। डॉक्टर ने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी। एंड सेड, और कहा, इफ यू स्पेंड, अगर तुम खर्च करोगे, मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स, अपनी जिम्मेदारी के ज्यादातर औकात, ज्यादातर वक्त आप खर्च करोगे, ऑन वन पेशेंट, एक ही मरीजा पर, अगर तुम अपनी जिम्मेदारी के ज्यादातर औकात एक ही मरीजा पर खर्च करोगी, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेस, हमें और नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी, टू अटेंड अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीजों को देखने के लिए। तो हमें ये दूसरे मरीजों को देखने के लिए और नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी ताकि उनकी भी देखभाल उसी तरह मतवातर हो सके। अब सीनियर डॉक्टर नर्स से, क्योंकि उनका लेवल बहुत हाई होता है, तो उसने क्या कहा, गो, जाइए, एंड सी अदर पेशेंट्स, जाइए और दूसरे मरीजों को भी देखिए, एक पे ही ना खड़े रहिए।
तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए उसको ये कहा कि देखें, आप एक मरीजा को ज्यादा वक्त देंगी तो बाकी मरीजों को जो है वो वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर ये है कि आप तमाम मरीजों को बराबर वक्त दें। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं, इस मरीजा के लिए हमारे पास और कोई उम्मीद नहीं है। वजह क्या, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ऐसी थी कि उसके तमाम आसाब जो हैं वो डैमेज हो चुके थे, उसके न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे थे, उसके पैगामात, असबी निजाम, सब चीजें जो हैं वो नुकसान हो चुका था। तो बहरहाल उसने क्या समझा कि उसने कहा इस मरीजा के लिए हमारे पास और उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता दैट के शी कैन एवर वॉक अगेन, कि क्या वो कभी भी दोबारा चल सकेगी। बहरहाल डॉक्टर ने उसे क्या एक्सप्लेनेशन दी कि हम आपको ये बात समझा रहे हैं, आप इस पे अपना वक्त जाया करेंगी, ये मरीजा जो है ये दोबारा कभी भी चलने के काबिल नहीं है, इसलिए आप अपना वक्त इस पर इतना ज्यादा खर्च ना करें। तो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन फिर से सुन लें। अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड, एक फेलो नर्स, साथी नर्स जो है वो मेरे करीब आई और उसने कहा, रहीला व्हाट आर यू डूइंग, रहीला आप क्या कर रही हैं, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हैं। I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comments. पहले तो मुझे उस साथी के मायूस कुन अल्फाज सुनकर काफी अफसोस हुआ। Then I replied, फिर मैंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? I am trying to make her brain process her sister's voice. मैं उसकी बहन की आवाज के जरिए उसके जहन को हरकत में लाने, उसके दिमाग को हरकत में लाने की कोशिश कर रही हूं। आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं, टू एंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, कि उसके बाजू और उसकी टांगें मुकम्मल वर्जिशें हासिल करें। दिस माइट, ये हो सकता है, हेल्प हर, उसकी मदद करें, वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक आम आदमी की तरह चलने में मदद कर सकें। मीनवाइल, एन उसी लम्हे, सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉक्ड इन, एक सीनियर डॉक्टर जो कि जिम्मेदारी पर थे चलते हुए अंदर आए। ही गेव मी एन ऑरामिक स्माइल, उन्होंने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी। एंड सेड, और कहा, इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स, अगर आप अपनी जिम्मेदारी के ज्यादातर औकात एक ही मरीजा पर खर्च करेंगे, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेस टू अटेंड अदर पेशेंट्स, तो हमें और मरीजों को देखने के लिए और नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा। प्लीज गो एंड सी द अदर पेशेंट्स, मेहरबानी करके जाइए और दूसरे मरीजों को देखिए। वी डोंट हैव मच होप फॉर हर, हमारे पास इसके लिए और ज्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मैं नहीं सोचता कि वो कभी भी दोबारा चल पाएगी। तो देखिए बेटा, आपने आज सिर्फ 3 पैराग्राफ्स पढ़े। इन 3 पैराग्राफ की आपने ट्रांसलेशन पढ़ी। उसमें आपने सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स के बारे में पढ़ा, उसमें आपने मुख्तलिफ टॉपिक्स को जज करने के लिए देखा। उसके बाद हमने प्री रीडिंग के सवालात के हवाले से बात की कि प्री रीडिंग में क्या बात कही जाती है, प्री रीडिंग इसे क्यों कहा जाता है। फिर हमने ट्रांसलेशन की तरफ मूव किया, लेकिन उसमें मैंने आपको क्या बताया कि एक है ट्रांसलेशन, लेकिन एक उसके साथ साथ हर पैराग्राफ के साथ कुछ क्वेश्चंस दिए गए, तो उन क्वेश्चंस की तरफ जो है वो भी तवज्जो दिलाई। तो आपने इसको जब पढ़ना है तो ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप ट्रांसलेशन पढ़ लें और पैराग्राफ क्वेश्चन रटा लगा लें, ये जरूरत नहीं है। बेहतर क्या है, आप उसके टॉपिक से, जो उसका यूनिट का नेम है, वहां से शुरू करें। आप लर्निंग आउटकम्स को पढ़ें, जो चीजें आपको फिर भी समझ ना आए लेक्चर के सुनने के बाद, आप उनको अंडरलाइन कर लें। आप जो प्रैक्टिकल हमारी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं या आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। लेकिन मकसद पूरा होना चाहिए कि जो बात आपको समझाई गई है उसको प्रॉपर पढ़ना, समझना और लर्न करना।
अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपको खुश खुरम रखे और लेक्चर को सुनने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।